हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है हम वो पढ़ रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है जिंक हाफ सेल। देखिए अलग अलग तरह के हाफ सेल होते हैं, तो हम पहले जिंक हाफ सेल आज पढ़ेंगे, उसके बाद कॉपर हाफ सेल पढ़ेंगे और जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल को मिला के हम कैसे डेनियल सेल बनाते हैं, जो कि आप अपने लैब में देखेंगे, वो भी आज हम सीखेंगे कि कैसा होगा। तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये जरूरी है कंटिन्यूटी में इसको पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिंक हाफ सेल है, इसकी हेडिंग लिख लीजिए। और जिंक हाफ सेल होता क्या है इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ये जिंक हाफ सेल का डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या चीजें पहले हम वो समझेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है? यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड डिप है। ये किस का बना हुआ है? ये इलेक्ट्रोड ये जिंक का बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि जिंक रिड्यूस हो जाए, ठीक है, जिंक आयन जो है इस जिंक रॉड के पास जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेके, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है, उसके पास काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाए। या ये भी हो सकता है कि जिंक जो आयन है, जिंक एटम है इस रॉड में, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के अब जिंक सॉल्यूशन में आ जाए। अब इट इज बीन फाउंड, ये देखा गया है कि जिंक की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रिड्यूसिंग टेंडेंसी। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, Zn जो है कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ आयन में और साथ साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि जिंक की ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रिड्यूसिंग टेंडेंसी, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन में इनिशियली सॉल्यूशन में क्या था, जितना जिंक आयन था उतना ही सल्फेट आयन भी था। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस थे। ये जो सॉल्यूशन था ये न्यूट्रल था। लेकिन अब जिंक रॉड से यहाँ एक्स्ट्रा जिंक आयन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये इसका जो सॉल्यूशन है न्यूट्रल नहीं रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब उसके साथ साथ ये मेटल जो है, ये रॉड जो है, इलेक्ट्रोड जो है, इसमें भी हर जिंक एटम क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा, फिर अगला इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ऐसे करते करते इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस वजह से क्या होगा, एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा और सेम लाइक चार्ज के बीच रिपल्शन होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए। अब अगला जिंक आयन जब आएगा ये जिंक रॉड को छोड़ के, तो ये जो जिंक के आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में, उसको रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, भाई जा तू, है ना, इलेक्ट्रोड में जा, यहाँ मत आ, ऑलरेडी बहुत सारे जिंक आयन है, ये बोलेंगे। तो जब तक इसकी ऑक्सीडाइजेशन होने की टेंडेंसी है या जब तक इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम है, ये जिंक आयन सॉल्यूशन में आते जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिवर्स डायरेक्शन वो भी बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब ये जिंक आयन फर्दर सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनके बीच जो है अब रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया है, जितना इसका ऑक्सीडेशन होने का पोटेंशियल है, यानी इसका ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो गया रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब ये एक्स्ट्रा जिंक अब नहीं आ पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। मतलब जितना जिंक कन्वर्ट होगा जिंक आयन में, उतना ही जिंक आयन कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में। तो इस स्टेज में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है और इस स्टेज में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक होगा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच सेटअप हो गया है, उसके बराबर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। यदि हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाप सकें तो वही होगा इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक की, ठीक है। और इसी को हम एक और तरीके से लिखते हैं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है, इसको हम इससे डिनोट करेंगे। आप देखिए E Zn/Zn
2+। इसका मतलब क्या हुआ, E मतलब पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल, या यहाँ पे हाफ सेल है, और Zn/Zn2+ का मतलब है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। मतलब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मेजर करें तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल का पोटेंशियल। तो अब देखिए, अब लिख लेते हैं हम स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल। स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल कैसे बनेगा, ये तब बनेगा जब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है ये हो जाए 1 मोलर एक्वस ZnSO4, ठीक है। फिर टेम्परेचर इसका कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में अब वही चीज है, आप यही चीज लिखेंगे लेकिन जब कंडीशन ये रहेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी, तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे E0 Zn/Zn2+, ठीक है। ये E0 है। जब भी नॉट लग गया मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखिए ये जो है स्टैंडर्ड कंडीशन और एट एनी कंडीशन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको हम रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, कैसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन को रिलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन से, और उसी को कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए यहां हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में फॉर एनी ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज। यहां पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक के अलावा कोई और भी अगर एलिमेंट है उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले हम एक जनरलाइज इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे फॉर एनी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज M, ठीक है। कोई एक स्पीशीज है या मेटल है या आयन है, उसको हमने M से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ऑक्सीडाइजेबल है यानी ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो मान लेते हैं इसने M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, कितने, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। तो ये ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N+। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतने इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो M बन गया N+M N+N इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैसे लिखेंगे, EM/M+N+, ठीक है। तो M से ये कन्वर्ट हो गया Mn+, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू E0 Mn+ -RT अपॉन NF, एंड ये है ln का मतलब है यहाँ पे नेचुरल लॉग है, फिर है एक्टिव मास ऑफ Mn+In डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ M, ठीक है। तो ये देखिए नर्स्ट इक्वेशन है किसी भी ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज के लिए। यहाँ पे जो M है वो ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज है। तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन is equal to oxidation potential of that M at standard condition minus RT। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम सबको पता है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। T है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में है ये सॉल्यूशन। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज करे जब ये ऑक्सीडेशन हो गया, और F का मतलब है फैराडे, ठीक है। फैराडे है चार्ज की यूनिट होती है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम पर मोल होता है ये। और इसको हम राउंड फिगर में ऐसे भी लिख लेते हैं, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। राउंड फिगर में जनरली हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। फिर यहाँ आ गया नेचुरल लॉग ऑफ दिस Mn+ अपॉन Mn। ये जो है ब्रैकेट यहाँ लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये एक्टिव मास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है किसी भी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज के लिए, ये क्या है, ये है नर्स्ट इक्वेशन,
ठीक है, जो रिलेट करता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। अब यही चीज हम इस जिंक हाफ सेल के लिए अगर करें तो हम अगर जिंक हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको लिखेंगे ई Zn ऑब्लिक Zn 2+। अब यहाँ पे देखिए Zn के केस में जो n आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो यहाँ पे फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn 2+ हो जाएगा माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, देन नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे Mn+ था लेकिन यहाँ पे जिंक है तो ये हो जाएगा Zn 2+ एक्टिव मास डिवाइडेड बाय Zn, इस तरीके से। तो ये हुआ, हमने लिखा नर्स्ट इक्वेशन फॉर जिंक हाफ सेल। अब देखिए, अब इसमें कुछ चीजें और हैं। ये देखिए जो जिंक है, ये जो रॉड है, ये जिंक रॉड है ये एक्चुअली, और ये सॉलिड फॉर्म में, और आप 11th में पढ़ चुके हैं जो भी सॉलिड होता है उसका जो एक्टिव मास होता है उसकी वैल्यू होती 1। तो यहाँ अभी आपको करना है 1, ठीक है। साथ ही साथ ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को जब भी आप कन्वर्ट करते हैं log to the base 10 में हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे log to the base 10 में। तो देखिए यही इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, ई Zn ऑब्लिक Zn 2+ विल बिकम्स इक्वल टू ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn 2+ माइनस आर टी अपॉन, अब देखिए जो n है जिंक के केस में 2 है तो यहाँ n की वैल्यू हम रख लेते हैं 2, हालांकि यही मुझे रखना था, यहाँ भूल गया था मैं, तो आप जिंक n की वैल्यू 2 रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 2.303, तो मैं यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय 2f, ठीक है। फिर ये हो जाएगा नेचुरल लॉग एंड एक्टिव मास ऑफ Zn 2+, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं लिख रहे क्योंकि एक्टिव मास ऑफ जिंक यहाँ पे 1 है, और ये जिंक जो आयन है ये तो सॉल्यूशन में, इसका कुछ ना कुछ एक्टिव मास तो होगा। अब ये इक्वेशन हमने यहाँ इसको लिखा, तो ये भी एक फॉर्म हो गया, ये भी एक फॉर्म हो गया। अब इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, यदि हम इसकी वैल्यू रख दें, एफ की ये वैल्यू हमने लिखी थी, ये वैल्यू रख दें, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू हमें पता है, और अगर टी की हम वैल्यू लें 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, तब यही इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए एट टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वही यही इक्वेशन को हम सारी वैल्यू इसमें यहाँ रख देंगे, एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू, 2 की वैल्यू, तो यही इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, ई Zn ऑब्लिक Zn 2+ विल बी इक्वल टू ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn 2+ माइनस, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0.0591, ठीक है। ये वैल्यू सीधे आपको यहाँ रखनी है, डिनोमिनेटर में ये 2 रहेगा, 2 आपको यहाँ रखना है। ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज कौन सी है और वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए यहाँ 2 लिखा हमने, फिर हमने यहाँ लिखा लॉग ऑफ Zn 2+, ये इसका एक्टिव मास है। तो ये हो गया इक्वेशन किसका, जिंक हाफ सेल का नर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो ये देखा आपने जिंक हाफ सेल में हमने किस तरीके से इसको यूज किया है। अब देखिए ये तो था ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज, यानी इस पूरे में क्या हो रहा है, जिंक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे कॉपर हाफ सेल, जिसमें इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी इसमें रिडक्शन होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए, कॉपर हाफ सेल। तो ये देखिए ये डायग्राम है कॉपर हाफ सेल का, और इसमें क्या है देखिए, आपको एक कॉपर का यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोड होगा, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि कॉपर सल्फेट का है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की वजह से यहाँ पे आपको कौन से आयन मिलेंगे, कॉपर के आयन मिलेंगे, ठीक है, कॉपर के आयन है, साथ ही साथ यहाँ सल्फेट के भी आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली जितना कॉपर का आयन होगा उतना ही सल्फेट का भी आयन होगा, और प्लस और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होंगे, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, इट इज बीन फाउंड
ठीक है। कॉपर के केस में क्या होता है, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। इट इज बीन फाउंड प्रैक्टिकली कॉपर हैज मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस एज कंपेयर टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। कॉपर का रिडक्शन कैसे होगा, कॉपर का रिडक्शन देखिए इस तरीके से होगा, सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के पास और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और रिड्यूस होके इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे रॉड से और यहां से पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा ना। देखिए इनिशियली जो कॉपर रॉड है ये तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये कॉपर आयन जाके इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ जाके न्यूट्रल हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन बच जाएगा और इस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तब तक बढ़ेगा जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखिए ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कॉपर की रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। देखिए जैसे ही ये कॉपर अब आयन जाएगा इस रॉड के पास, इस रॉड में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज इसने एक्वायर कर लिया है, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज इस कॉपर आयन को रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। लेकिन इसका अगर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो इनके फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा होगा तो ये क्या रिड्यूस होकर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि इसका भी चार्ज इतना हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा कि अब ये फर्दर जब ये कॉपर आयन यहाँ जाएगा तो ये इसको रिपेल कर देगा। उस कंडीशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। तो होगा क्या, ये जो कॉपर आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे और डिपॉजिट होके क्या बन जाएगा, कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों चीज होगी, ये कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर आयन में और कॉपर आयन कन्वर्ट होगा कॉपर एटम में जो कि डिपॉजिट होता जाएगा। तो दोनों प्रोसेस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चलेगी और इसी पोजीशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, यहां हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड। तो यही जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन के केस में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते थे, जिंक के केस में हमने लिखा था, कॉपर के केस में आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर एटम। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu लिखे, मतलब ये प्लस आयन जो आयन है कन्वर्ट हो रहा है एटम में। और कैसे कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और इसका मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा कॉपर एटम में। तो ये जो सिंबल है, अगर यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ पे एटम है तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। अगर इसका उल्टा लिखते हैं कि कॉपर ऊपर लिखते हैं और कॉपर आयन आप नीचे लिखते तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता। तो इस तरीके से हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। अब देखिए, अब ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, लेकिन अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लिखें तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल के लिए अब हम लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल में होगा क्या, ये समझ जाइए। तो इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी इसकी कंसंट्रेशन जो होगी ये कितनी होगी, ये होगी 1 मोलार एक्वस कॉपर सल्फेट होगा। साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप केल्विन में करके 298 केल्विन भी लिख सकते हैं। और जो प्रेशर होगा दिस विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब ये 3 कंडीशन होंगे तो उस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर होगा दिस विल बी E0 Cu2 प्लस
ऑब्लिक सी यू। तो जब नॉट लगा दिया इसका मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन को रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस कॉपर हाफ सेल। तो इससे पहले कि हम एक कॉपर हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, हम एक जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे फॉर एनी रिड्यूसिबल स्पीशीज। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर की जगह किसी का भी रिडक्शन हो, उसके लिए पहले हम एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे फॉर एनी रिड्यूसिबल स्पीशीज, ठीक है। हम इसको लिख ले रहे हैं Q से डिनोट कर ले। हमने ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज को M से डिनोट किया था, इसको Q से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए रिड्यूसिबल स्पीशीज क्या होगा, जो रिड्यूस होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी इस तरह का स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूसिबल स्पीशीज होगा। तो मान लेते हैं एक रिड्यूसिबल स्पीशीज है जिसका जो वैल्यू है Qm+, ठीक है। एक है जैसे यहाँ पे Cu2+ है, Cu की जगह कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, उसको हम Q से डिनोट करेंगे और इसके ऊपर जो इसका चार्ज है दैट इज M+। तो इसका मतलब ये क्या है, ये M इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिड्यूस होने के लिए, और रिड्यूस होके ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ रिडक्शन। अब इसके लिए आप नर्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे तो EQM+, यहाँ पे EQM+ ऑब्लिक Q, ठीक है, ये थोड़ा E बड़ा रहेगा, ठीक है। EQM+ ऑब्लिक Q मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन विल बी इक्वल टू E0 QM+ ऑब्लिक Q माइनस RT डिवाइडेड बाय MF, ठीक है। और ये नेचुरल लॉग एक्टिव मास ऑफ Q अपॉन एक्टिव मास ऑफ QM+, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर आप लेते हैं टेम्परेचर 298 केल्विन ये लेते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पे F की वैल्यू आपको पता है जो हमने पहले डिस्कस किया था वही वैल्यू उसको यहाँ रख देंगे। R है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू रख देंगे, और साथ ही साथ इसमें 2.303 भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा log टू दी बेस 10 के फॉर्म में। तो इसी को हम लिख देते हैं अब EQM+ ऑब्लिक Q विल बी इक्वल टू E0 QM+ ऑब्लिक Q माइनस, अब ये जो वैल्यू हो जाएगी 0.0591, जिस तरह पिछले केस में हमने किया था वही कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में M मतलब कितना उसने इलेक्ट्रॉन लिया रिड्यूस होने के लिए, फिर यहाँ पे log टू दी बेस 10 आ जाएगा, फिर ये Q डिवाइडेड बाय QM+, ठीक है। अब अगर Q जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, अदरवाइज जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप करेंगे। तो ये तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा है, ठीक है। ये इक्वेशन भी है, सॉरी इधर से ये ऐसा है, ये इक्वेशन है एट 298 केल्विन, और ये है एट एनी टेम्परेचर आप यूज करना चाहें तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉपर हाफ सेल के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए E यहाँ पे Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, एंड दिस विल बी इक्वल टू E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu माइनस, देखिए RT डिवाइडेड बाय M की जगह यहाँ पे 2 है क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है रिड्यूस होने के लिए, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर F लिखेंगे, फिर ये है नेचुरल लॉग। अब Q की जगह आपको लिखना है कॉपर, और डिनोमिनेटर में कॉपर आयन, कॉपर 2+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिखी। अब देखिए यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर एक्चुअली सॉलिड है यहाँ पे, तो एक्टिव मास तो इसका 1 हो जाएगा, और एट 298 केल्विन अगर हम यही इक्वेशन को लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ। तो देखिए अब यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2+ ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu माइनस, अगर हम यहाँ 2.303 मल्टीप्लाई कर दें और बाकी चीज़ों को ऐसी रहने दें तो ये log टू दी बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्टिव मास है 1, इसको 1 रहने दें, और यहाँ पे है एक्टिव मास ऑफ, ठीक है, Cu
2+, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर ये वैल्यू R और T और F की भी वैल्यू रख दें एट T = 298 केल्विन, तो यही इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, ECU2+ Cu will be equal to E0 Cu2+ Cu minus 0.0591 upon 2 log 1 upon Cu2+। ये इस तरीके से ये इसका हो गया, ये बन गया कॉपर हाफ सेल का इक्वेशन। तो अभी हमने क्या देख लिया, इससे पहले देखा था जिंक हाफ सेल का जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ये देखा हमने कॉपर हाफ सेल का जिसमें रिडक्शन हो रहा है। यदि इन दोनों सेल को हम ज्वाइन कर दें तो हमको मिल जाता है डैनियल सेल, ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन हाफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इसमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, तो हम हाइड्रोजन हाफ सेल से मेजर करते हैं, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, उससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है, उसी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बनाई जाती है। यदि जिंक का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है तो भी हम हाइड्रोजन हाफ सेल से ही करते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, हाइड्रोजन हाफ सेल। तो ये देखिए हाइड्रोजन हाफ सेल का यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज है पहले हम इसको समझें और फिर समझते हैं कि ये हाइड्रोजन हाफ सेल काम क्या करता है, इसका यूजफुलनेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक ये है, एक प्लैटिनम की वायर होती है, और प्लैटिनम के वायर में ये प्लैटिनम ब्लैक का इलेक्ट्रोड होता है, ये एक स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। और ये यहाँ पे एक देखिए यू शेप यानी इन्वर्टेड एक वैक्यूम ट्यूब टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए एक इनलेट होता है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ से इन करते हैं और ये गैस यहाँ पे आता है। और इस प्लैटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड जो है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। एब्जॉर्ब का मतलब ट्रैप कर लेता है उसके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। देखिए एक टर्म होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अंदर ले लेना, जैसे स्पंज क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब है, उसके सरफेस पे रहता है। ये हाइड्रोजन इसके जो प्लैटिनम है इसके सरफेस पे रहता है। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे H+ आयन होंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आपके पास एड्सॉर्ब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, साथ साथ सॉल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयन है। अब यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है, जो आयन है रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस में भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस जो ऑक्सीडाइज होके आयन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, और धीरे धीरे क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम सेट होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगा दैट हाइड्रोजन गैस विल बी कन्वर्टिंग इनटू 2 हाइड्रोजन आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। साथ ही साथ इसका रिवर्स प्रोसेस भी चलेगा, ये जो आयन है वापस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, और मान लेते हैं जो है इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का ये है 1 मोलार, और इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो इस कंडीशन में आप लिख लीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। H से H+ हो गया तो मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, फिर H+ से H हो गया मतलब इसका रिडक्शन हो गया, और ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, और इसको हमने 0 असाइन किया है। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सेल इन 0 एंड इट इज बीन असाइंड 0। तो देखिए, तो ये है हाइड्रोजन हाफ सेल, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। अब आपको मान लीजिए जिंक हाफ सेल का पता करना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका क्या है, तो हम ये जो वायर है इससे कनेक्ट करेंगे हम जिंक हाफ सेल को, और देखेंगे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यदि करंट हाइड्रोजन से जिंक हाफ सेल में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का कम है, तो हम जिंक के पोटेंशियल को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और यदि जिंक से इधर हाइड्रोजन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जिंक का जो पोटेंशियल है इससे ज्यादा होगा, तो उस केस में हम जिंक की पोटेंशियल पॉजिटिव कर देंगे। तो देखिए जब जिंक को हम कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है,
तो देखिए ये है हाइड्रोजन हाफ सेल और ये जिंक हाफ सेल। यदि जिंक के इलेक्ट्रोड को और यहाँ पे हाइड्रोजन हाफ सेल के इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को आप एक वायर से ज्वाइन कर दें और बीच में मान लेते हैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? देखिए हमें पता है जिंक के केस में क्या होता है, जिंक एक ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज है। तो क्या होता है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ के क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाता है जिंक आयन बन के। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इधर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया, जिंक से हाइड्रोजन हाफ सेल की तरफ हो गया। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम हाइड्रोजन हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल, ये होगा करंट का डायरेक्शन। और करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का हो गया हाई और जिंक का हो गया लो। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नेगेटिव में है, वो हाइड्रोजन से काफी पीछे है। तो देखेंगे आप ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, एक्चुअली हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, इसका जीरो, तो करंट ये हाई हो गया तो करंट हाई से लो में फ्लो होगा। अब एक्चुअली में जो नेगेटिव है वो कितना नेगेटिव, उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लीजिए और या तो आप पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड का, आप वोल्ट मीटर से इजीली मेजर करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहां लिखा जिंक सल्फेट का जिंक हाफ सेल का सॉल्यूशन, जो हाफ सेल है इसको कनेक्ट करके कि कितना इसका पोटेंशियल है, वैसे हम कॉपर के लिए भी निकाल सकते हैं। यदि इसकी जगह अगर हम कॉपर हाफ सेल रख दें तो क्या होगा, तो देखिए हमने अब जिंक हाफ सेल को हटा के अब लगा दिया है कॉपर हाफ सेल। तो इस देखिए इस केस में क्या है, इलेक्ट्रोड कॉपर का है और सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का है। और हमें पता है कॉपर एक रिड्यूसिबल स्पीसीज है, तो एक कॉपर आयन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा कॉपर इलेक्ट्रोड से, और इस वजह से क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कॉपर जो इलेक्ट्रोड है एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा तो इसमें क्या होगी, डेफिशिएंसी होगा इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन अब यहां से हाइड्रोजन हाफ सेल से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कॉपर हाफ सेल टू हाइड्रोजन हाफ सेल। इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर का जो है पोटेंशियल इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे जो कॉपर है, कॉपर का जो है पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, और इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में इस तरह से फ्लो होगा। और एक्चुअली वो वैल्यू कितनी है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हम इस दो पॉइंट में आप वोल्ट मीटर या कोई पोटेंशियोमीटर इस तरीके का डिवाइस करके मेजर कर सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो वैल्यू रखी जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। हर सेल का ऐसे ही आपको हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट करके कंपेयर करना है कि करंट हाइड्रोजन से इस हाफ सेल में जा रहा है या इस हाफ सेल से हाइड्रोजन हाफ सेल में जा रहा है। यदि करंट हाइड्रोजन हाफ सेल से इस हाफ सेल में जा रहा है, इसका मतलब ये जो है ये हाइड्रोजन से कम है, उसका पोटेंशियल ये नेगेटिव में होगा। और यदि करंट इस सेल से हाइड्रोजन हाफ सेल में जा रहा है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोजन हाफ सेल और कंपैरिजन हम कैसे मेजर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम कॉपर और जिंक हाफ सेल को कंबाइन करके अब हम बनाएंगे डेनियल सेल। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए डेनियल सेल। तो ये देखिए ये एक डेनियल सेल का यहाँ सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो यदि आप जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एक कंप्लीट सेल, इसको डेनियल सेल कहते हैं। तो डेनियल सेल है क्या, इट इज एक्चुअली अ गैल्वेनिक सेल। हम गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं, क्या होता है, अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे ही आप ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, देखिए क्या है, जिंक हाफ सेल में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और इस वजह से यहाँ पे जो जिंक आयन अपने जिंक जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में आता है, तो ये जो है ये वाला इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। यहाँ पे रिडक्शन होता है, जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके
इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से फ्लो होना स्टार्ट करते हैं कॉपर की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिंक से कॉपर, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए करंट यहाँ फ्लो होने लगेगा और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर है, इसकी जगह कुछ और लोड भी आप लगा सकते हैं और वो करंट का यूज आप किसी मैकेनिकल आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ आप बल्ब लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं या किसी भी चीज को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यहाँ आर की जगह कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसके साथ साथ यहाँ लगा हुआ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज कंसंट्रेशन कम करेगा। यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन होगा, Zn2+ आयन, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो यहां से ये तो Z+ आयन का कंसंट्रेशन कम करेगा और यहाँ पे जो सल्फेट आयन होंगे SO4 2- आयन, क्योंकि यहाँ पे तो कॉपर रिड्यूस हो गया, सल्फेट बढ़ता जा रहा, तो सल्फेट को रिड्यूस करेगा, यहाँ पे ये जिंक को रिड्यूस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और इस तरीके से जो करंट है वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लिखे हम, तो एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी आपको एनोड का रिएक्शन यानी पहले जिंक का लिखना है, तो पहले आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका ये एनोड वाला पार्ट हो गया इस सेल का। इसमें क्या हो रहा है रिएक्शन, इसमें हो रहा है Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है। फिर आप लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, आधा इसमें हो रहा है रिडक्शन का काम, कॉपर हाफ सेल में हो रहा है और कॉपर में क्या हो रहा है, Cu2+ गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर एटम। तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, Zn plus Cu2+ आयन गिव्स यू Zn2+, यहाँ लिख लेंगे एक्वस, क्योंकि ये सॉल्यूशन में है ये एक्वस, और आपको मिल रहा है कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो ये देखिए ये आपको आउटपुट मिल रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए ये डैनियल सेल बनता है। अब हम अगर इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखें, डैनियल सेल के लिए यदि आप नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको रब करेंगे। हम देखिए जब डैनियल सेल के लिए हम ईएमएफ लिखेंगे तो ईएमएफ ऑफ होल सेल क्या होगा, ठीक है, ईएमएफ ऑफ होल सेल विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल। देखिए जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, इसको जोड़ेंगे तो टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल निकलेगा। अब लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही पूरे को कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल, और यहाँ माइनस लगा के अब इसको लिखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर किस तरीके से लिखते हैं, हम पहले भी हाफ सेल में देख चुके हैं नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, तो वैसे ही यहाँ लिखेंगे। अच्छा ये जो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं आप, Cu2+/Cu। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कॉपर Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, और माइनस यहाँ लिख देंगे आप Zn2+/Zn। ठीक है, देखिए हालांकि जिंक में रिडक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हम सबको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो ये हुआ पूरा सेल का ईएमएफ का इक्वेशन। ठीक है, ये हमको पता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कॉपर हाफ सेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, ये दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल, और नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू E0 Cu2+/Cu होगा, देन माइनस RT/2F, यहाँ पे 2 है क्योंकि कॉपर के लिए 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, फिर
नेचुरल लॉग ऑफ सी यू ऑब्लिक, यहाँ पे नीचे लिखेंगे सी यू 2 प्लस। तो इस तरीके से देखिए इसका पूरा वैल्यू ये है, ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से। अब माइनस, अब Zn का आप लिखेंगे, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो ये भी इसी तरीके से आप लिखा जाएगा, तो ब्रैकेट लगा लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे हम ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस आर टी अपॉन 2f नेचुरल लॉग, और यहाँ भी आप लिखेंगे Zn एंड Zn2 प्लस। तो इस तरह से ये एक्टिव मासेस के टर्म्स में, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए अब क्या है, कॉपर का एक्टिव मास 1 होता है, तो यहाँ पे आप हटा के 1 कर लीजिए अगले स्टेप में। मैं यही स्टेप में कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में लिखिएगा। यहाँ पे भी देखिए जिंक का एक्टिव मास होगा 1, तो इसको हटा के हम लिख रहे हैं 1, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ई नॉट और ई नॉट वाले टर्म को हम कलेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सी यू 2 प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। इसको हमने कलेक्ट कर लिया, ये और ये। अब बाकी ये वाला लॉग वाला टर्म को एक साथ लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन 2f। इसको तो आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है। फिर माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा नेचुरल लॉग, फिर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ कॉपर प्लस आयन। इस तरीके से देखिए आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको लॉग का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, लॉग m अपॉन n वाला। एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको लॉग का तो पता होगा, लॉग m अपॉन n को हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपॉन के टर्म्स में है ना, तो इसको हम यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको करके बता देता हूँ। और ये जो टर्म है ई नॉट ऑफ कॉपर यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये कंबाइन करके क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम दी ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल यानी ये जो सेल का हम लिख रहे हैं, ये जो सेल का हम लिख रहे हैं पोटेंशियल, इसका सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये टर्म कहलाएगा। और माइनस यहाँ पे देखिए आर टी अपॉन 2f। अब देखिए यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Ln1 माइनस Ln यहाँ पे Zn2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इसको लिखेंगे Ln1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Ln कॉपर 2 प्लस आयन। इस तरीके से आप लिखेंगे। Ln1 तो कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। फिर इधर आर टी अपॉन में 2f रहेगा। अब यहाँ क्या बचा, माइनस लॉग ऑफ Zn एंड लॉग ऑफ कॉपर बचा है, तो इसको हम सीधे एक ही में लिख देंगे, क्योंकि माइनस में है तो इसको अपॉन में करके लिख सकते हैं आप, तो नेचुरल लॉग ही रहेगा अभी ये। तो Ln Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। इस तरह से देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या एक एक्सप्रेशन बन गया ये पोटेंशियल ऑफ सेल का, ठीक है। ये है एट एनी कंडीशन, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, ये है इक्वेशन ऑफ सेल का पोटेंशियल है ये एट एनी कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम F की वैल्यू रख दें, R की वैल्यू रख दें और T को ले लें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर दें इसमें पूरे टर्म में, तो यही इक्वेशन देखिए अब क्या हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए log टू द बेस 10 हो गया है ये, और ये Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस Zn2
2 प्लस आयन। तो ये देखिए अब जो है एक्सप्रेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करके और R और T और F की वैल्यू रख के। तो ये भी इक्वेशन है सेल का और ये भी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशन है किसके लिए? डेनियल सेल के लिए। आई बात समझ में? तो ये तो हुआ EMF एट एनी कंडीशन। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करें, मतलब E नॉट ऑफ सेल, किसका? ये डेनियल सेल की हम बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू दिस, दैट इज E नॉट ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन दोनों की वैल्यू दी है, तो यदि हम इन दोनों की वैल्यू रख दें तो आपको डेनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू कितनी है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर ये पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है 0.34 और रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है -0.7। और अब अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? सिंपली 1.10 वोल्ट। ये है E नॉट ऑफ डेनियल सेल। तो ये देखिए डेनियल सेल की जो है स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है वो फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 1.1 वोल्ट। और कई बार आपको जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खासकर फिजिक्स में कि बताइए डेनियल सेल का कितना स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। तो इसको आप ध्यान कर लीजिए, नोट में रखिए, कई बार आपको प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ फिजिक्स ऑल्सो, दैट इज इट्स वैल्यू इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरह से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं किसी भी हाफ सेल का हाइड्रोजन से कंपेयर करके, और किसी भी एक सेल का हम मेजर करते हैं कैसे हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो ये आज बहुत सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली है। तो एक बार आप क्या करो, एक बार फिर से बुक में जाइए, उसमें थोड़ा रीड करिए, हो सकता है कुछ डाउट्स होंगे, कुछ उसको क्लैरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम करेंगे और क्वेश्चन ताकि आपके सारे क्लैरिफिकेशन डाउट से क्लैरिफाई भी होते जाए, बट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।